वाइब्रेंट भारत में देखेंगे कैसे मनाया जा रहा है सांस्कृतिक जगत में शारदीय नवरात्रि का महोत्सव। चलेंगे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमानों के प्रतीकों के साथ दिखे देश की कला के कई और रंग। साथ ही चलेंगे राजपूताना शौर्य की गाथा कहती विश्व धरोहर की ओर। मिलेंगे भारत के नन्हे पिकासो से, जिनकी पेंटिंग दुनिया भर में मचा रही है धूम। साथ ही होंगी साहित्य और कला जगत की और भी कई महत्वपूर्ण बातें। तो शुरू करते हैं आज का वाइब्रेंट भारत का सफर। अमृता, नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है और पूरे देश में ये पर्व एक उत्सव के रूप में अलग अलग रूप, रंग और ढंग से मनाया जाता है। अगर बात करें चैत्र नवरात्रि की, वहां से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और शारदीय नवरात्रि सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर जीत का प्रतीक है। बिल्कुल प्रतिबिंब। आपको पता है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा अपने मायके यानी कि धरती पर आती हैं और इसे पूरे देश में अलग अलग रूपों में सेलिब्रेट किया जाता है। फिलहाल इसे कई तरीकों से मनाया जा रहा है। इंद्रधनुष में आज अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे कि कला और संस्कृति जगत में माँ दुर्गा के इस उत्सव को कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है माँ दुर्गा का स्वागत। माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत गुरुवार से हो चुकी है। हिंदुओं की विशेष आस्था का ये पर्व देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। वहीं दुर्गा पूजा की शुरुआत से पहले एक खास दिन यानी महालया का अपना महत्व है। महालया पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन मूर्तिकार माँ दुर्गा की मूर्ति की आंखें तैयार करते हैं। महालया को बंगाल में खास तरीके से मनाया जाता है। इस मौके पर दीक्षा मंजरी संस्थान की खास प्रस्तुति महालया में देवी दुर्गा के 9 रूपों की नृत्य प्रस्तुति बेहद आकर्षक रही। इस खास प्रस्तुति में देवी के 9 रूपों को बेहद सुंदरता के साथ मंच पर पेश किया गया। इसी के साथ देवी दुर्गा और असुर महिषासुर के बीच चले युद्ध और महिषासुर वध की प्रस्तुति भी बेहद आकर्षक रही। प्रतिबिंब इन दिनों देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल को बेहद सराहा जा रहा है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों का ई-ऑक्शन। इन उपहारों और स्मृति चिन्हों को देश के नागरिकों के बीच में ही देना और इनसे मिली राशि को देश के हित में लगाना दरअसल इस ई-ऑक्शन का उद्देश्य है। जी हाँ, हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जहाँ पर इन स्मृति चिन्हों को करीने से सजाकर एक खूबसूरत सी प्रदर्शनी लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई ऑक्शन को लोगों का बेहद प्यार और सराहना मिली। सत्रह सितंबर से 7 अक्टूबर तक चली ई नीलामी से मिली राशि को नमामि गंगे मिशन के लिए समर्पित किया गया है। इस नीलामी में धार्मिक कलाकृतियों की रेप्लिका के अलावा ओलंपियनों के खेल उपकरणों की बोली सबसे अधिक लगी। सबसे अधिक 140 बोलियां सरदार पटेल की मूर्ति के लिए मिली।
तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई जैवलिन के लिए सबसे अधिक 1.5 करोड़ रुपए की बोली लगी, जिसे नीरज ने भारतीय ओलंपिक दल के सम्मान समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में दिया था। वेबसाइट pmmementos.gov.in के जरिए ई नीलामी के तीसरे दौर में करीब 1300 स्मृति चिन्हों और उपहारों को शामिल किया गया। वहीं इन उपहारों और स्मृति चिन्हों की फिजिकल एग्जीबिशन दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में भी लगाई गई, जिसमें टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों और टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के विजेताओं द्वारा प्रधानमंत्री को उपहार में दी गई खेल संबंधित चीजें रखी गई हैं। इसके अलावा लवलीना बोरगोहेन द्वारा इस्तेमाल किए गए बॉक्सिंग ग्लव्स, पैरालंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा नागर के ऑटोग्राफ वाले बैडमिंटन रैकेट, टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों की रजत पदक विजेता भावना पटेल द्वारा ऑटोग्राफ किया गया एक टेबल टेनिस रैकेट को प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस दौरान अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति, 4 धाम, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, मॉडल, मूर्तियां, पेंटिंग्स, अंगवस्त्र और देश भर के कलाकारों द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कृतियां भी देखने को मिली। 1348 आइटम है जो कि सारा देश में उनको गिफ्ट मिला है। और सबसे बड़ी बात अभी जो स्पोर्ट्स में हम दोनों स्पोर्ट्स में अच्छे किए हैं और उसमें गोल्ड मिला है। पब्लिक का जो प्यार है इसमें हमको पता चलता है कि पहले प्रधानमंत्री जिसने इतना सोचा है कि मेरा कोई भी चीज़ देश के लिए समर्पित है। वहीं इससे पहले केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने 2 अक्टूबर को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के दौरे के दौरान इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और ई नीलामी की प्रगति की समीक्षा की थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, श्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्राप्त हुए सभी उपहारों की नीलामी करने का फैसला किया है। अनोखी शान, राजसी ठाट बाट और राजपुताना शान, इन शब्दों को सुनकर आपके जहन में राजस्थान का नाम कौंध गया होगा। अपनी इन विशेषताओं की वजह से राजस्थान दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। बिल्कुल प्रतिबिंब, विरासत के आज के सेगमेंट में हम अपने दर्शकों को लेकर चलेंगे इसी अविश्वसनीय रूप से सुंदर राज्य के एक सुनहरे शहर जैसलमेर में। दुनिया के कुछ सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक थार रेगिस्तान। मैं ऊपर आज हम आपको लेकर चल रहे हैं इस मरुस्थल के बीचों बीच बसे एक सुनहरे शहर जैसलमेर में। जी हाँ, चारों ओर रेत के सुनहरे रंग से घिरे होने के कारण इसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। लेकिन इस गोल्डन सिटी का दिल असल में यहाँ के किले में बसता है। शहर के बीचों बीच स्थित जैसलमेर किला जैसलमेर की शान के रूप में जाना जाता है। पीले बलुआ पत्थर का ये किला सूर्यास्त के समय सोने की तरह चमकने के कारण सोनार किला या स्वर्ण किले के रूप में भी जाना जाता है।
इसे 1156 ईस्वी में एक राजपूत शासक जैसल द्वारा त्रिपुरा पहाड़ी के शीर्ष पर बनवाया गया था। 1500 फुट लंबा और 750 फुट चौड़े इस किले को एक पहाड़ी पर बनाया गया है जो जमीन से 250 फीट की ऊंचाई पर है। जैसलमेर किले में कई खूबसूरत हवेलियां, मकान, मंदिरों के साथ साथ सैनिकों और व्यापारियों के आवासीय परिसर हैं। यानी ये वो किला है जिसमें आज भी जैसलमेर शहर की 1/4 आबादी रहती है। साल 2013 में राजपूताना शौर्य और स्थापत्य ने यूनेस्को का मन मोह लिया और राजस्थान में पहाड़ियों पर बने 6 किलों को एक साथ विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है, जिसमें जैसलमेर का किला भी एक है। आज रूबरू के सेगमेंट में हम अपने दर्शकों को मिल पाएंगे कि ऐसे नन्हे कलाकार से जिसकी पेंटिंग्स को देखकर आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये कलाकार लियोनार्डो दा विंची और पाब्लो पिकासो के ही नक्शे कदम पर है। जिस उम्र में बच्चे माता पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, उसी उम्र से नन्हा अद्वैत रंगों में कैनवास पर ऐसी चीजें उकेर रहा है जिसे देखकर दुनिया भर में आर्ट लवर्स हैरत में हैं। आइए मिलते हैं भारत के इस नन्हे पिकासो से और जानते हैं आखिर अद्वैत को पेंटिंग करने की इंस्पिरेशन कहां से मिलती है। Dinosaurs, galaxies, ocean life, space. My inspirations usually come from these things. I'm also inspired by prehistoric animals, prehistoric mammals, like mammoths, nature and everyday things. Sometimes I feel my paintings are alive. अद्वैत 1 साल से भी कम उम्र का था जब उसने पहली बार अपने हाथों में ब्रश पकड़ा था। मूलतः पुणे के रहने वाले अद्वैत ने अपनी पहली प्रदर्शनी तब लगाई जब उसकी प्रतिभा देखकर एक गैलरी मालिक ने उसे पहली सोलो प्रदर्शनी करने के लिए आमंत्रित किया और उस समय अद्वैत सिर्फ 2 बरस का था। वहीं साल 2016 में परिवार के साथ कनाडा जाने पर अद्वैत ने अपनी दूसरी सोलो पेंटिंग एग्जीबिशन सेंट जॉन आर्ट सेंटर में लगाई। कनाडा की इस सोलो एग्जीबिशन में अद्वैत ने अपने हुनर से विदेशी कला प्रेमियों को भी हैरत में डाल दिया। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले न्यूयॉर्क फाइन आर्ट ट्रेड शो आर्ट एक्सपो में भी अद्वैत अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित कर चुके हैं। कनाडा के इतिहास में अद्वैत अब तक के सबसे कम उम्र के चित्रकार हैं। आज अद्वैत की पेंटिंग्स की कीमत लाखों में है। बेटे के काम को पहचान मिलने से अद्वैत के माता पिता बहुत खुश हैं। ये अपने बेटे को पूरी जिंदगी कला का लुत्फ उठाते हुए देखना चाहते हैं। रंग अद्वैत के लिए एक माध्यम बन गया था, उसके फीलिंग्स, उसके आइडियाज़ और इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने का। और जो प्रोफेशनल क्यूरेटर्स होते हैं, आर्ट गैलरी के आर्ट लवर्स होते हैं, आर्ट कलेक्टर्स, उन्होंने बहुत सराहा अद्वैत का टैलेंट। बहुत अच्छा और एक गर्व महसूस होता है कि मेरा बेटा ने कुछ तो अचीव किया है जो लोग उसे जानते हैं, पहचानते हैं। ज्यादातर प्राकृतिक चीजों से प्रभावित अद्वैत डायनासोर, आकाशगंगा और समुद्र जैसी चीजें बनाना पसंद करते हैं। अद्वैत एक एविड रीडर भी हैं। किताबों को पढ़ने और लिखने को लेकर उनके कई फ्यूचर प्लान्स हैं। हालांकि वो ज्यादातर समय स्केचिंग और पेंटिंग में बिताना पसंद करते हैं। I love reading books. I have all sorts of books and encyclopedias. I'm sketching most of the time when I'm not painting. I will be a painter for my entire life.
अद्वैत की पेंटिंग्स का जादू तब और बढ़कर बोला जब उन्हें ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड्स 2020 के लिए चुना गया। इस अवार्ड के लिए देश भर से 13,000 एप्लीकेशंस के बीच कुल 8 लोगों का चयन हुआ, जिसमें अद्वैत का नाम भी शामिल था। वहीं अद्वैत को हाल ही में कला जगत में बेहद मशहूर माने जाने वाले हाई फ्लायर्स 50 के सम्मान से भी नवाजा गया है। देश के इस नन्हे कलाकार का दुनिया भर के कला प्रेमी खुली बाहों से स्वागत कर रहे हैं। इसी बरस जून 2021 में अद्वैत लंदन आर्ट बाइनियल में भी अपनी एक प्रदर्शनी लगा चुके हैं। साथ ही साल के अंत तक ये लंदन की गैग्लियार्डी गैलरी में भी अपनी पेंटिंग की सोलो एग्जीबिशन लगाने की तैयारी में है। अद्वैत मानते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे पूरी लगन के साथ किया जाना चाहिए। I want to tell them that even if you're small, you can achieve big things. Always dream big. You can do anything, like play sports, do any kind of art. But if you think you're not good at it, it does not matter. What matters is how much you love doing it, and eventually you'll improve. महज 7 बरस की उम्र में ये प्रतिभावान कलाकार न केवल वैश्विक कला जगत में अपनी पहचान को मजबूत कर रहा है, बल्कि देश का नाम भी ऊंचा कर रहा है। नन्हे अरमानों की यही उड़ान वाइब्रेंट भारत का फ्यूचर है। अनोखी कला के सेगमेंट में हमने पिछली बार आपसे सवाल पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाई जा रही आर्ट फॉर्म का नाम क्या है। प्रतिबिंब हमारे दर्शकों ने एकदम सही जवाब लिखकर भेजा है और ये आर्ट फॉर्म है केरल की, जो कि वहाँ का एक शैडो पपेट प्ले है और इसका नाम है थोल्पा वकुथु। जी हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे दर्शकों ने इस सवाल का सही जवाब दिया है और सही जवाब देने वाले तमाम दर्शकों के नाम हम टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं विस्तार से इस विशेष और अनोखी कला थोल्पा वकुथु के बारे में। थोल्पा वकुथु केरल की ये लोक कला असल में एक शैडो पपेट प्ले है। 3 मलयालम शब्दों के संयुक्त शब्द में थोल का मतलब चमड़ा, पाव का अर्थ गुड़िया और कुथु का अर्थ नाटक है, यानी थोल्पावकुथु मतलब चमड़े की गुड़ियों का खेल। किंवदंती के अनुसार भद्रकाली के अनुरोध पर थोल्पावकुथु कला का प्रथम प्रदर्शन किया गया था। थोल्पावकुथु का प्रदर्शन 42 फुट के लंबे मंच पर किया जाता है, जिसे कुथु मदम कहते हैं। मंच पर सफेद कपड़ा स्क्रीन की तरह काम करता है। इस कपड़े के पीछे कठपुतलियां रखी जाती हैं और स्क्रीन के पीछे दिए जलाकर रोशनी दी जाती है, जिससे कठपुतलियों की छाया स्क्रीन पर पड़ती है। प्रदर्शन के दौरान कई वाद्य यंत्रों के साथ ही श्लोकों का पाठ भी होता है। मुख्य रूप से कंब रामायण के आधार पर थोल्पावकुथु की कथा चलती है। इसके प्रदर्शन की भाषा में तमिल, संस्कृत और मलयालम शब्दों का उपयोग किया जाता है। प्रतिबिंब, अब बात हमारे खास सेगमेंट सवाल जवाब की। दर्शकों को बताना ये है कि आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस आर्ट फॉर्म का नाम क्या है और ये किस राज्य से संबंधित है। आपको अपना सही जवाब नीचे दिए गए पते पर लिखकर भेजना। जी हाँ, अगर आपके शहर, आपके राज्य में कोई कलाकार या कला हो जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते आप देखना चाहते हैं, तो उस कला या कलाकार के बारे में हमें लिख सकते हैं नीचे दिए गए पते पर। और अब समय आ गया है आप सभी से विदा लेने का। हम फिर हाजिर होंगे कला और संस्कृति जगत की तमाम हलचलों के साथ।
चलते चलते रावण के किरदार को पर्दे पर जीवंत करने वाले वरिष्ठ कलाकार अरविंद त्रिवेदी को संसद टीवी की ओर से श्रद्धांजलि। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लोकप्रिय सीरियल रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 82 बरस के थे। मध्य प्रदेश के रहने वाले अरविंद त्रिवेदी न केवल एक कुशल अभिनेता थे बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। लोकप्रियता चरम पर थी जब उन्होंने बीजेपी के टिकट पर साल 1991 में गुजरात की साबरकांठा सीट से चुनाव लड़ा और विजयी भी हुए। गुजराती और हिंदी सिनेमा में करीब 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुके अरविंद त्रिवेदी को लोग आज भी उनके टीवी की दुनिया में निभाए रावण के किरदार के लिए याद करते हैं। रावण का किरदार पर्दे पर जीवंत कर चुके अरविंद त्रिवेदी की वो गर्जना और अभिनय दर्शकों के जहन में जीवंत रहेगा। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। त्रिलोकेश्वर, जिस राम का तुम साथ दे रहे हो वह राम भी देख लेगा कि रावण के साथ युद्ध करना कितना दुष्कर कार्य है। यदि जीवित रहा तो आज आकर फिर तुम्हारे दर्शन करूंगा।